जोहार, नमस्कार बच्चों, आप सबों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद राज सर भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर से आज एक नए प्रश्न को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भूगोल विषय के तहत इंटरमीडिएट के, और इस क्रम में हम लोग 2024 के प्रश्नों को देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 6 वीडियो अपलोड चेक कर चुका हूं मैं 2024 के प्रश्नों को संबंधित, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से संबंधित 6 वीडियो मैंने अपलोड किया। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, चैनल में नए होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी 6 वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। आप पार्ट 1 से शुरू करके पार्ट 6 तक देख लें और उसे कॉपी में नोट करें। और आज पार्ट 7 में अपलोड करने जा रहा हूं आपके लिए 2024 के भूगोल विषय के प्रश्न को। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 को दीर्घोत्तरीय प्रश्न को लेते हैं भूगोल विषय के तहत। जो भी चैनल में नए होंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। क्योंकि मैं आपके वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए आपके परीक्षा भूगोल विषय की परीक्षा तक मैं आपसे बना रहूंगा, इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2024 के प्रश्नों में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में चल रहे थे, जिसमें कि आप लोगों को इसमें से 4 क्वेश्चन बनाने थे। क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे। 43, 44, 45, 46, 47 और 48 6 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, और वो आपके 5 नंबर के रहेंगे 250 शब्दों में। उसमें से हम लोग जो संख्या अभी तक देखे थे 44 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग देख चुके थे। आज बारी है 45 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए, ये जो लिया गया है ये आपका भूगोल के सेकेंड जो बुक है, लोक अर्थव्यवस्था 12th क्लास का, उससे लिया गया है। और उसमें ये आपको लिया गया है खनिज संसाधनों या ऊर्जा संसाधन का जो चैप्टर है उसमें से। क्योंकि ये जो ऊर्जा संसाधन हमारे पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का चैप्टर है, तो ये प्रश्न बनाया गया है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को 250 शब्दों में हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर का प्रारूप हम लोग देख लेते हैं। आपको उत्तर का प्रारूप आंसर के कॉपी में लिखना नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं संकल्पना को, फिर हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग उत्तर का प्रारूप देखना चाहें, उत्तर का संरचना क्या क्या हम लोग इसमें डाल सकते हैं। हर एक प्रश्न को लिखने से पहले आप एक बार क्या करेंगे, तो रफली पीछे रफ बनाया रहता है क्वेश्चन में या फिर कॉपी में, तो उसमें आप क्वेश्चन में या पेंसिल ले लीजिएगा और उससे एक संरचना बना लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को देना है तो संकल्पना देना है, उस प्रश्न की संकल्पना, इसको बोल सकते हैं हम लोग संकल्पनात्मक परिचय दे सकते हैं इसका। और इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, तो इसके तहत हम लोग करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की परिभाषा दे देंगे। तो इसका क्या करेंगे, एक हमारा परिभाषा रहेगा जो कि पूछा जा रहा है जिस विषय पर। परिभाषा देने के बाद क्या करेंगे कि इस संदर्भ में इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के द्वारा या तो फिर एक तालिका के द्वारा इसकी विशेषताओं को बता देंगे। तो इसकी विशेषताएं आ जाएंगी, आखिर ये है क्या। विशेषताएं आने के बाद हम लोग इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है ना, किसको देखेंगे, तो यहाँ पे जो चीजें परिभाषा करेंगे उसके विशेषता और उसके जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनके प्रकारों को देखेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, ये जैव ऊर्जा है। ये सारी चीजों को हम लोग प्रकार को देखेंगे और सभी का एक परिभाषा देते हुए, थोड़ा थोड़ा परिचय देते हुए, और मानचित्र का प्रयोग जहां पड़ेगा वहां पे हम लोग करेंगे, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा
क्वेश्चन का प्रारूप, पूरा उत्तर का। तो आइए हम लोग समय बिना गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आंसर को लिखने के लिए। तो इसका हम लोग आंसर लिखना शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने बोला था कि संकल्पना देंगे, यानी इसकी परिभाषा हम लोग देंगे। किसका? तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का। प्रश्न गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी बोला जा सकता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोला जा सकता है, या अपरंपरागत भी रह सकता है। इंग्लिश में आप याद रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देंगे हम लोग। तो वे ऊर्जा स्रोत जो आधुनिक तकनीक द्वारा, ध्यान रखिएगा, आधुनिक तकनीक द्वारा हाल के वर्षों में विकसित किए गए हैं, जो असीमित हैं, नवीकरणीय हैं तथा पर्यावरण के अनुकूल हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वे सभी ऊर्जा संसाधन जो हाल के वर्षों में विभिन्न तकनीकों के द्वारा विकसित किए गए हैं, असीमित हैं, यानी वो समाप्त होने वाले नहीं है, साथ ही साथ नवीकरणीय है, उसको नए रूप से फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है, और पर्यावरण के लिए अनुकूल है, यानी प्रदूषण वो ना के बराबर फैलाते हैं। तो उसे हम लोग गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करेंगे और हम लोग प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित है, कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है सबसे पहले। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी सबसे पहले पोजीशन पर है। इसको अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं हम लोग, वही असीमित, ठीक है। दूसरा है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा, जिसको टाइडल एंड वेव एनर्जी भी बोलते हैं। भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। पांचवा में जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी, और छठा में नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा, जिसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते किसे हैं, और प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी विशेषता जान लेंगे एक फ्लो चार्ट के द्वारा सभी का, ताकि क्योंकि हमें 250 शब्दों में ही प्रश्नों का उत्तर देना है इस प्रश्न का। तो इसके हम लोग फ्लो चार्ट में एक विशेषता देखते हैं, सभी का एक ही लगभग विशेषता है, तो एक विशेषता देख लेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको 30-30 शब्दों में, 20-20 शब्दों में डिफिनेशन देते हुए आगे निकलेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। तो आइए इनकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग एक फ्लो चार्ट में सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का जो विशेषता है सम्मिलित रूप से एक बार देख लेते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की विशेषताएं 1, 2, 3, 4, 5 विशेषताएं, और भी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने 5 विशेषताओं को इस फ्लो चार्ट में प्रवाह संचित्र में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप कॉपी में भी इसको इसी प्रकार बना लेंगे। पहला है असीमित और नवीकरणीय। तो जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो कैसे हैं? असीमित है और नवीकरणीय है, यानी वो समाप्त नहीं होने वाले हैं, अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं। और वो क्या है? तो नवीकरणीय, जब वो समाप्त नहीं हुए मतलब कि उसे फिर से नया बनाया जा सकता है लगातार, ठीक है। दूसरा क्या है? तो प्रदूषण रहित है। प्रदूषण ना के बराबर इन सभी जितने भी मैंने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताए सब प्रदूषण ना के बराबर फैलाते हैं। तीसरा क्या है विशेषता? तो सतत पोषणीय, सस्टेनेबिलिटी का उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है, यानी लगातार ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है इन ऊर्जा संसाधनों से। क्यों? क्योंकि यह सीमित है, नवीकरणीय है, प्रदूषण रहित है, ठीक है। इसलिए इस पीढ़ी के साथ साथ आगे आने वाली कई पीढ़ियों को भी ये ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा, इसीलिए इसे हम लोग सतत पोषणीय बोलते हैं। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी उतने ही मात्रा में, उतने ही गुणात्मक ऊर्जा संसाधन प्राप्त होगा इन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए, इसलिए इसे सतत पोषणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। दूसरा है पर्यावरणीय अनुकूलन है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, पर्यावरण को भी सतत रूप से
उसी प्रकार बनाए रखेंगे भविष्य में जैसे अभी है, इसलिए पर्यावरणीय अनुकूल है। अगला क्या है, तो दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत है। जब ये सारी विशेषताएं हो गई मतलब लंबे समय तक हम उससे ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कुछ विशेषताएं हो गई सारी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का। अब मैंने जितना भी 5 प्रकार का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताया, सबका एक एक बार का हम लोग थोड़ा थोड़ा उसकी परिभाषा देख लेते हैं और उसका वितरण क्षेत्र भारत में हम लोग देख लेंगे मानचित्र के द्वारा। तो मैं जैसे बनाते जा रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी में उतारते चले, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पहला कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो वो हम लोगों का सौर ऊर्जा है, ठीक है, अच्छे ऊर्जा के रूप में उसको हम लोग देख। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी परिभाषा करेंगे और भारत में इसका वितरण देखेंगे। उसी प्रकार पवन ऊर्जा को परिभाषित करेंगे और भारत में इसका वितरण देखेंगे। तो देखिए सौर ऊर्जा को हम लोग परिभाषित किए हुए, सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक सेलों एवं सौर तापीय प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यहाँ 2 टर्मोलॉजी आया है। पहला क्या है, फोटोवोल्टाइक सेलों, जो हम लोग सोलर प्लेट लगाते हैं उसी में फोटोवोल्टाइक जो सेल लगे हुए रहते हैं वो, और सौर तापीय प्रौद्योगिकी यानी सूर्य से ताप डेवलप करने का जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों संयोगों से मिलाकर जो परिवर्तित ऊर्जा होता है उसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्मोलॉजी आ जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा और सौर तापीय प्रौद्योगिकी द्वारा सूर्य की किरणों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैसे ही ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। भारत के पश्चिमी भागों देखिए ये वाला भाग अर्थात गुजरात, ठीक है, गुजरात व राजस्थान में देखिएगा, गुजरात व राजस्थान 2 जगहों का नाम विशेष रूप से आया है। गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। बगल में आप एक छोटा सा मैप बना देंगे आधा भारत का, उसमें राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी भागों को दिखाएंगे, इंडेक्स कर देंगे और इंडेक्स में चित्र में यहाँ पे लिख भी देंगे आप सौर ऊर्जा संभाव्य क्षेत्र, कहाँ, तो भारत में, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब समझिए कि सौर ऊर्जा का संभावित क्षेत्र यही क्यों है, ठीक है। तो पश्चिमी भाग जो है ये वाला पूरा का पूरा पाकिस्तान और भारत में यहाँ पे क्या है, थार मरुस्थल है, ठीक है। और यहीं पे गुजरती है कौन सी रेखा, याद करिए, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कर्क रेखा के रूप से नाम से जानते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य उत्तरायण होता है 21 जून में, आप जानते हैं कि सीधे पड़ती है कर्क रेखा पर, तो वहां पे क्या होता है कि जून के आसपास के महीनों में या फिर सालों भर यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, खासकर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का, यहाँ पे अधिक टेम्परेचर रहता है। क्यों? क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, इसीलिए भारत का ये संभाव्य क्या है, तो सोलर एनर्जी वाला भाग है। विश्व के जितने भी भाग हैं मरुस्थलीय भाग, वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बसे हुए हैं, ठीक है ना, वहीं पे अवस्थित है। और सारे मरुस्थल आपके सोलर एनर्जी के लिए काफी अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तो पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा में हम लोग देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा में क्या क्या बातें की जा रही है। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पवन अथवा प्रवाहित वायु, जब वायु प्रवाहित होती है तो उसी को हम लोग पवन कहते हैं, ठीक है। तो पवन अर्थात या अथवा प्रवाहित वायु की गतिज ऊर्जा, ध्यान देंगे कि गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों के माध्यम से, पवन का चक्की होता है लंबा लंबा उसमें, और वो पवन चक्की घूमता है और उससे टरबाइन घुमाता है और उस टरबाइन से एनर्जी डेवलप किया जाता है। तो पवन चक्कियों एवं टरबाइन, देखिए टरबाइन द्वारा परिवर्तित विद्युत ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें आए, जो पवन गति कर रही है उस पवन की गति के माध्यम से, यानी वायु बहने वाले वायु के माध्यम से
एक खंभा में क्या कर दिया जाता है, पंखा लगा दिया जाता है और उससे वो पंखा घूमता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पवन चक्कियां, घूमता है और वहीं पे टरबाइन उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है। वो टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है और उसी को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। अब बात है भारत में इसका वितरण। तो भारत में राजस्थान, फिर वही पश्चिमी भाग वाला राजस्थान, गुजरात, भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तीन एवं कर्नाटक में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति विद्यमान है। तो कौन कौन सा जगह आया, सबसे पहले तो राजस्थान, यहां पे हम दो देख लेंगे कौन सा जगह है ये, राजस्थान, फिर गुजरात, देखिए मैंने वहां पे इंडेक्स कर दिया, पवन चक्की को बना दिया है, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और यहाँ पे कौन सा है, तो कर्नाटक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अनुकूल स्थिति है पवन ऊर्जा के लिए। तो भारत का एक मानचित्र बना देंगे, पवन का चक्की बना देंगे वहीं पे, और भारत ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे चित्र में लिख देंगे, चित्र में पवन ऊर्जा अनुकूल क्षेत्र, और इंडेक्स में एक पवन का चक्की बना देंगे। इस प्रकार हम लोग क्या देखें, तो भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उसकी हम लोग परिभाषा और विशेषताएं देख लिए कम कम शब्दों में। अब बारी आती है जो तीन बचे हुए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां तक आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए भूतापीय ऊर्जा को हम लोग अब परिभाषित करते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के पश्चात। तो भूतापीय ऊर्जा को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। समझिए चीजों को, देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे हमको पता है कि हम लोग जैसे ही अंदर की ओर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, ठीक है, और आंतरिक भाग में मेंटल में खास करके वही टेम्परेचर अधिक बढ़ने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वहां पे एनर्जी भी डेवलप होता है। तो वही पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो एनर्जी है वो बाहर में आकर जब उसे हम एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं तब उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक परतों, अभी मैंने बात किया पृथ्वी की आंतरिक परतों में संचित उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो ऊर्जा संचित है वो किन माध्यमों से पृथ्वी पर प्रकट होती है और वहां से हम उसे क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो माध्यम कौन कौन है, सबसे पहले गर्म जल स्रोत, पृथ्वी के अंदर से कहीं कहीं से क्या करना होता है, गीजर के रूप में गर्म जल स्रोत निकलता है, ठीक है। जैसे झारखंड में ताता पानी है, सूरज कुंड है, हिमाचल प्रदेश में भी मणिकरण है, ये सब क्षेत्रों में क्या हुआ, तो गर्म जल स्रोत, साथ ही साथ कहीं से भाप निकल रहा है और ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से। तो गर्म जल स्रोत, भाप और ज्वालामुखी क्षेत्रों से क्या करते हैं, तो एनर्जी बाहर आता है और उसी को हम लोग भूतापीय एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं और उपयोग में लाते हैं। अब देखते हैं भारत में इसका वितरण कहाँ कहाँ है इन क्षेत्रों का। तो हिमालय क्षेत्र चले जाइए और हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, और झारखंड में झारखंड का ताता पानी ये क्या है, गर्म जल स्रोत है, और सूरज कुंड आपको पता है। तो ये हो गया। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मणिकरण, मणिकरण, और ये मणिकरण है कहाँ, तो मनाली में। ब्यास नदी की सहायक नदी है पार्वती नदी, पार्वती नदी के बाएं तट पर मणिकरण एक गर्म जल स्रोत है। उसका टेम्परेचर इतना अधिक है कि भारत का सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का संभावित क्षेत्र वही है, जबकि झारखंड का ताता पानी और सूरज कुंड का भी नाम हमने जिक्र किया। भारत के मानचित्र में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं, इधर आप लोग दाहिना राइट साइड में देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत है पूरा, और चित्र में ये जो चित्र दिख रहा है इंडेक्स के रूप तौर पर कि बाहर धरातल के अंदर से जो एनर्जी निकल रहा है उसे से हम लोग भूतापीय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां ज्वालामुखी क्षेत्र है वहां से हम लोग भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया पूरा भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भारत के संदर्भ में और उसकी परिभाषा। अब बात हम लोग करते हैं अगला जो
गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा संसाधन है वो है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। यानी समुद्री क्षेत्र में आप जाइएगा तो ज्वार उत्पन्न होता है, यानी समुद्री जल जो जब ऊपर उठता है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल से तब उसे हम लोग ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे बैठता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसी प्रकार समुद्री तरंग ऊपर उठता है, नीचे बैठता है, और उसी से क्या किया जाता है तो टरबाइन लगा दिए जाते हैं और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो उसी को हम लोग ज्वारीय या तरंग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम लोग कर चुके हैं। देखिए, समुद्र की ज्वार भाटा और तरंगों की गति से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा कहते हैं। भारत के संदर्भ में देखिए, इसमें क्या है टेक्नोलॉजी, तो इसमें टरबाइन तकनीक से बिजली बनाई जाती है। टरबाइन कैसे घूमता है, तो वही समुद्र का जो जल ऊपर उठता है और नीचे बैठता है तो भाटा के रूप में ज्वार भाटा, और उस ज्वार भाटा से जो समुद्री तरंग उत्पन्न होते हैं उन्हीं तरंगों से टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे बिजली पैदा की जाती है। अब भारत में संभावित क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर इसे विकसित करने की व्यापक संभावना है, ये वाला भाग। ठीक है, ये पश्चिमी तट गुजरात, कर्नाटक, केरल और पूर्वी तट के साथ साथ में दक्षिण तट भी है, तमिलनाडु वाला भाग। ये वाला भाग जो है यहाँ पे ज्वारीय तरंगे ज्यादा उत्पन्न होती हैं और संभावित क्षेत्र, इसलिए फिगर में मैंने इंडेक्स बना दिया है और लिख दिया है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा संभावित क्षेत्र। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 4 प्रकार के हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देख चुके हैं, बहुत कम शब्दों में उस मानचित्र के साथ। ध्यान रखिएगा, कम समय लगेगा, जरूर बनाइएगा आप लोग अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है तो। अब बारी आती है हमारी जो 2 बचे हुए हैं, जैव ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या संसाधन है वो है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। यानी उन सभी सजीव जीवों से जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी कहते हैं। सामान्य रूप से इसे हम तकनीकी रूप से परिभाषित करते हैं। जैसे देखिए, जैविक पदार्थों, जैसे मैंने बोला जैविक पदार्थों जैसे पौधों, पशु अपशिष्ट, पौधों से या पशु अपशिष्ट और गोबर से प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो जैविक पदार्थों, जितने भी जैविक पदार्थ हैं जैसे पौधों, पशु अपशिष्ट या मानव अपशिष्ट भी बोल सकते हैं, और गोबर से प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। इसमें कृषि अवशेष, देखिए कहाँ से चीजें आती हैं, इसमें कृषि अवशेष, जो कृषि हम लोग करते हैं उससे जो अवशेष प्राप्त होता है, नगर पालिका कचरा। नगर पालिका कचरा मतलब जितने भी नगर पालिका शहरी क्षेत्र हैं वहां पे नगर निगम क्या करता है, नगर निगम हो गए या नगर पालिका या नगर पंचायत हो गए, वहां पे क्या किया जाता है कि नगरों के द्वारा जितने भी कचरे निकाले जाते हैं, खास करके गीले कचरे और ठोस कचरे अलग अलग होते हैं, तो उनको एक जगह जमा करके और उनसे प्रौद्योगिकी के द्वारा एनर्जी बनाया जाता है। तो नगर पालिका कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट यानी इंडस्ट्री क्षेत्र में जो मटेरियल निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है, बेकार पदार्थ, उनसे उन सभी को शामिल करते हैं किसमें, तो जैव ऊर्जा में हम लोग करते हैं शामिल। ठीक है, उसको एक तकनीक के द्वारा, जैसे अगर आप जाइएगा दिल्ली का या फिर नोएडा का ओखला क्षेत्र जाइएगा तो जितना भी दिल्ली का या एनसीआर मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है हमारा, वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वो कचरों को सबको ओखला में जाकर उससे एनर्जी कन्वर्ट करवाया जाता है कचरा के द्वारा। ठीक है ना, नगर पालिका कचरा के द्वारा। तो ये हो गया आपका जैव ऊर्जा का एक परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। परिभाषा सामान्य है, तो परमाणुओं के नाभिक, परमाणु के जो नाभिक होते हैं, परमाणुओं के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, परमाणुओं के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं हम लोग या कहलाती है। इसमें क्या किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर द्वारा, रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर द्वारा बिजली बनाई जाती है। ठीक है, अब भारत में देखिए कि न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कहाँ पे डेवलप्ड है। ठीक है, भारत में जैसे अगर आप आइएगा
तो उत्तर में नरोरा, नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नरोरा, राजस्थान का रावत भाटा, गुजरात का काकरपाड़ा, महाराष्ट्र का तारापुर और कर्नाटक का कैगा तथा तमिलनाडु का कलपक्कम। ये सब क्या है? तो न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर है भारत के। ठीक है, तो भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, यहां से नाभिकीय ऊर्जा का डेवलप किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हो सके आपको ऑब्जेक्टिव में मिलाने के लिए दे दिया। नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में, काकरपाड़ा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में और कलपक्कम कहाँ? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार हम लोग पूरे 6 प्रकार के उदाहरण देखे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को, और संभवतः ये 250 शब्दों में ही सीमित है। मैंने प्रयास किया बहुत शॉर्ट टर्म में सारा को परिभाषित करते हुए आपके शब्द सीमा में आ जाएंगे। लास्ट में एक निष्कर्ष आप अपने अनुसार से भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे जो मन किया मैंने एक सटीक निष्कर्ष देने का प्रयास किया है, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। निष्कर्ष में लिखिएगा लास्ट में कि निष्कर्षता कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्वच्छ, अक्षय और सतत विकास का आधार है, जो ऊर्जा संकट समाधान, जो ऊर्जा का जो संकट है उसका समाधान और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इस प्रकार देखिए कंक्लूजन एकदम सटीक हो गया है ना। निष्कर्षता कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्वच्छ, अक्षय और सतत विकास का आधार है, जो ऊर्जा संकट समाधान और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करने की बात कही गई थी। हम लोग चर्चा किए, मतलब कि उस पर विश्लेषण किए, मानचित्र प्रयोग का करते हुए। ठीक है, फ्लो चार्ट भी हम लोग प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को बहुत सरल ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा करेंगे कि सब लोग इसे अपने कॉपी में लिखते चलेंगे और कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल में। अब मैं कल फिर से अपलोड करूंगा एक नया वीडियो, जो अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे हुए हैं उसका, और 2024 का मैंने कर लिया, 2023 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसे मैं यूट्यूब लाइव क्लास में लूंगा, और वो लाइव चलेगा, उसमें आप मुझसे कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं लगातार। तो मैं समय दे दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। जो भी बच्चे चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक तो जरूर करिएगा वीडियो को। इससे मुझे थोड़ा सा आपके लिए क्लास के लिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले आपके लिए वीडियो बनाने के, और आप में भी कंपटीशन की भावना बनी रहे। आप सभी मेरे चैनल में जुड़े रहें और लंबे समय तक आगे बने, और वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।